प्यारे बच्चों, अपनी जो यूनिट नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसमें अब कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, मेरे हिसाब से जितना हो सकता था मैंने आपको कंप्लीट टॉपिक करवा दिए, एक एक टॉपिक। उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। कई बच्चे मेरे से ये भी बोल रहे थे कि सर जो बुक्स हैं वो परचेज करनी पड़ेगी क्या, क्या वहां से भी पढ़ने की जरूरत है क्या। देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, सफिशिएंट है, उतना ही पढ़ लेना काफी रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर इतना पढ़ लोगे बहुत है। और इसके अलावा मैं बात करता हूँ, देखो यूनिट की पोर्शन की बात करूँ ना मैं, तो यूनिट में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि जैसे आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट है ना, तो यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर जो मैंने आपको पूरे पार्ट करवा दिए, रिवीजन की बात करूँ मैं, चाहे टेस्ट की बात करूँ, जो सवाल दिए थे मैंने तीनों टेस्टों के अंदर, उन सवालों को रट लेना। मैं कह रहा हूँ पहली बात, क्योंकि ये मान लो कि पासिंग मटेरियल तो आपका वहीं से हो जाएगा, और जिसको फुल आउट ऑफ फुल नंबर चाहिए उनको तो देखो मेहनत करनी पड़ेगी, मैं पहले कह रहा हूँ। ठीक है, तो यूनिट नंबर फर्स्ट में से जो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, फिर यहाँ पे अथवा में थर्ड भी आएगा और फोर आएगा। आपको पता है चार क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम के अंदर, तो मैं कह रहा हूँ एक दो तीन चार, चारों क्वेश्चन आपके 100% मिलेंगे। अब आपकी इच्छा है कि आपको कौन से करने हैं। भाई इस साल आपको पता है दोनों तो, चारों तो कर नहीं सकते आप, आपको कोई भी दो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में चारों मिलेंगे, कोई दो कर देना। और आपको इतना तो आइडिया लग ही गया होगा कि आपके ये चार सवाल कहाँ से आने वाले हैं। ठीक है, इतना आपको पता चल गया होगा। चलो भाई, अब अपन स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर सेकंड। हाँ भाई, टेस्ट कितने बच्चों ने दिया है, ये मान के चलो कि तीन टेस्ट तो एक दो बच्चों ने दिया है, और बाकी जो पहला दूसरा टेस्ट है वो कई बच्चों ने दिया है। बाकी जो ये टेस्ट था ना तीसरा वाला, ये बहुत कम बच्चों ने दिया है। और उसकी जो कॉपियां हैं मैं तभी चेक करूंगा जिसने तीनों टेस्ट जिसने दिए होंगे ना, उसी की कॉपी चेक करूंगा, मैं कॉपी चेक नहीं करूंगा उसकी। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट है मैं संडे को अनाउंस कर दूंगा यूट्यूब चैनल पर ही। भाई जिसके सबसे बड़े नंबर आए थे, जैसे मैंने बात करी थी प्राइज की, प्राइज भी मिलेगी, और फर्स्ट रैंक वाले को ही मिलेगी प्राइज। ठीक है, यूट्यूब पे मैं अनाउंस कर दूंगा, और मैं केवल तीन बच्चों के नाम अनाउंस करूंगा। ठीक है, तीन बच्चों के जिनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा होगा। बाकी नेक्स्ट टाइम ट्राई करना आप सारे। ठीक है, अब सुनो प्यारे बच्चों, बढ़िया तरीके से आप हेडिंग डालो यूनिट नंबर सेकंड। अब क्या है कि टाइम अपना कम लगेगा, क्योंकि यूनिट नंबर फर्स्ट तो क्या है कि हमने डेमो लेक्चर में पढ़ी थी, थोड़ा धीरे भी पढ़ा था, तो टाइम अपन को काफी लग गया। लेकिन अब जो टाइम है वो ज्यादा नहीं लगने वाला। अब यूनिट नंबर सेकंड लास्ट खींचकर 10 से 15 दिन, मतलब इस महीने के अंदर अंदर आपकी यूनिट नंबर सेकंड का समापन। ठीक है, यूनिट नंबर सेकंड डालो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, सम्मिश्र समाकलन। हाँ भाई, बढ़िया तरीके से हेडिंग डाल लो। अब देखो ये अपन टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताओ, सेकेंड ईयर में आपने रियल पढ़ी है, सेकेंड ईयर में आपने रियल एनालिसिस, वास्तविक विश्लेषण आपने पढ़ी होगी। ठीक है, पढ़ी है। उसमें एक यूनिट नंबर फोर्थ है जिसका नाम है रीमान इंटीग्रेशन, रीमान समाकलन। मैं जो कह रहा हूं ना उसको ध्यान से सुनना। रीमान समाकलन, हेडिंग डाल लिया आपने, हेडिंग डालकर अपनी कॉपी को रख दो साइड में, 4-5 मिनट के लिए अपनी जो कॉपी है उसको साइड में रख दो, और प्रेम पूर्वक जो मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करो। सुनो, आपने यूनिट नंबर फोर्थ के अंदर सेकेंड ईयर में जो रियल वाली बुक चलती है ना, उसके अंदर आपने एक टॉपिक पढ़ा था रीमान समाकलन। ठीक है, रीमान इंटीग्रेशन।
अब उसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे आपको नहीं बताने वाला, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैंने वहां पे आपको सिखाने की कोशिश करी थी ना, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपन काम में लेंगे, बाकी कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस वाली डेफिनेशन के अंदर मैंने एक कॉन्सेप्ट काम में लिया था, अगर किसी ने मेरे से रियल पढ़ी होगी तो उसको याद होगा। सपोज करो मैं जयपुर में हूं और जयपुर से लेकर मुझे दिल्ली के लिए एक हाईवे बनाना है। ठीक है, और मान लो यहां पे जयपुर है, ऐसा मान लो ये आपका जयपुर है और ये आपका दिल्ली है। मुझे जयपुर से लेकर दिल्ली तक हाईवे बनाना है। ठीक है, अब आपको पता है कि जब अपन हाईवे बनाएंगे तो कोई भी कंपनी पूरा हाईवे नहीं बनाती है। किसी भी एक कंपनी को अगर कॉन्ट्रैक्ट दे भी दिया होगा ना, तो वो क्या करेगी, बहुत सारी छोटी छोटी जो कंपनियां होंगी उनको क्या होगी, एरिया डिवाइड कर देगी इस प्रकार। मतलब उनके बीच में क्या है कि जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, और अलग अलग कंपनियों को वो कॉन्ट्रैक्ट दे देगी, भैया फटाफट से रोड बनाकर तैयार कर दो। अब हुआ क्या कि ये जो हाईवे आपका बना है, तो इनके बीच में जो ये एरिया के जो बीच में डिस्टेंस आ रही है ना, बिल्कुल इनकी क्या है, सेम है, एकदम डिट्टो क्या है, सेम। और सेम होने के साथ साथ ये क्या है, कंटिन्यूअस भी है, सतत भी है। मैंने क्या कहा, कंटिन्यूअस सतत भी होगा। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि आपको पता है कि यार हाईवे जो होगा जयपुर से लेकर दिल्ली तक होगा, तो ऐसा थोड़ी है कि बीच में से ब्रेक हो जाए कहीं पे। मान लो कि कहीं पे बीच में टुकड़े कर दिए उसके, कहीं पे तोड़ दिया, यहाँ पे बीच में तोड़ दिया, यहाँ पे तोड़ दिया। आपका जो हाईवे होगा बिल्कुल जयपुर से लेकर दिल्ली तक एकदम कनेक्टेड होगा, मतलब अपन आराम से दिल्ली पहुंच सकते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम इस वाले कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। और मैंने क्या कहा कि इसके अंदर जैसे मान लो कि स्टार्टिंग पॉइंट जयपुर है और लास्ट पॉइंट आपका क्या है, दिल्ली। सपोज करो ये मेरे पास पॉइंट है Z0, और ये पॉइंट कहां तक जा रहा है, दिल्ली तक, यानी कि ये पॉइंट है हमारे पास ZN। और Z0 से आपकी कहानी स्टार्ट, यानी कि आपकी गाड़ी लेके चले कहां से, Z0 से। बीच में आपका Z1 भी आएगा, Z2 भी आएगा, Z3 भी आएगा, डॉट 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 करके मैं लिखूं तो ZK-1 भी आएगा। ठीक है, ZK भी आएगा। और इसको अगर मैं बीच में से यहाँ से हटा दूं, ठीक है, इसको यहाँ से बना दो ये पॉइंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा ZN-1, और ZN आपका टॉप में बैठा ही हुआ है। और मैंने क्या नाम दिया है कि Z0 जो पॉइंट हमारे पास में है वो A पॉइंट है, और ZN हमारे पास B पॉइंट है। क्या कहानी आपको समझ में आई? रीमान समाकलन के अंदर मैंने यही एक हाईवे वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाया, उसके अंदर दो ही बातें मैंने बताने की कोशिश करी। एक तो आपका जो हाईवे है वो कैसा है, कंटिन्यूअस सतत होगा, बीच में से कहीं से भी नहीं टूटेगा। दूसरी बात है कि ये जो हाईवे है इसको अलग अलग कंपनियों में डिवाइड कर दिया गया, मतलब दूसरी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अब उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया इसको। ठीक है, तो अब यहां पे ध्यान सुनना, वो हमने लाइन बना दी, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वो हमने लाइन बना दी है। लेकिन कोई मुझे बता सकता है कि ये इंटीग्रेशन जो होता है, आपने चलो रीमान समाकलन सेकेंड में पढ़ा था, और सम्मिश्र समाकलन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन आप थर्ड ईयर में पढ़ रहे हो, लेकिन ट्वेल्थ क्लास में आपने समाकलन पढ़ा था, और फर्स्ट ईयर के अंदर भी आपने क्या पढ़ा था, इंटीग्रेशन पढ़ा था। ठीक है, तो कोई मुझे बता सकता है कि समाकलन क्या होगा, समाकलन आखिरकार होता क्या है? अवकलन और समाकलन, अगर दोनों के बारे में पूछूं ना, तो लगभग 95% बच्चों को यही पता नहीं होगा। हाँ, वो ये कह देंगे कि सर हमें समाकलन निकालना आता है, कोई फंक्शन दोगे आप तो हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि समाकलन क्या होता है, और इसकी डेफिनेशन तो आज तक हमने पढ़ी ही नहीं है। अब सुनो ध्यान से, तरीके सुनना। आपने अवकलन के बारे में सुना होगा, ठीक है, आपने, यहाँ पे क्वालिटी में फर्क आ रहा है क्या थोड़ा बहुत? भाई थोड़ी लैगिंग चल रही है मेरे हिसाब से, है ना, वीडियो के अंदर? एक बार कमेंट करो थोड़ा सा।
एक मिनट रुको, थोड़ा सा क्या है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। एक मिनट रुक जाओ। चलो, तो हम बात कर रहे थे इंटीग्रेशन के ऊपर, समाकलन के ऊपर। देखो, हम इंटीग्रेशन के काफी सारी डेफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि अगर हमें किसी भी डिजाइन की बात करूं, मैं किसी भी आकृति की बात करूं, या फिर कोई बाउंडेड रीजन होगा, परिमित आपका क्षेत्र होगा, तो उसका मुझे अगर एरिया निकालना है, अगर मुझे उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम वहां पर इंटीग्रेशन की सहायता लेते हैं। अवकलन की बात करें तो अवकलन क्या होगा कि टाइम के रेस्पेक्ट में, और या फिर आप डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, मोमेंटम, एनर्जी, किसी के भी रेस्पेक्ट में अगर किसी फंक्शन में आप चेंज करते हो, ठीक है, तो चेंज को शो करता है आपका अवकलन, आपका डिफरेंशिएशन। तो आप कहोगे सर थोड़ा सा हमें समझ में नहीं आया, और बाकी अवकलन से यहाँ पे कोई काम नहीं है, हम समाकलन की ही बात करते हैं, तो मैं समाकलन के ही बारे में बात करूँ, क्योंकि देखो अपन टॉपिक के ऊपर बात कर लेंगे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में आपको बहुत ही रिलायबल तरीके से समझाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं। लेकिन मैं पहले तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि समाकलन क्या होगा। कि कोई पूछ ले आपसे, मान लो ऐसे ही आपका छोटा भाई बहन है, ठीक है, वो कहेगा कि भैया आपने तो खूब सारी बुक पढ़ी है, मेरे को बताओ समाकलन की परिभाषा दे दो, क्या होती है समाकलन परिभाषा। समाकलन का वैसे अपन सिंपल छोटे वर्डों में बोले हैं तो इसका मतलब होता है जोड़, या फिर आप एडिशन कह सकते हो, ठीक है। लेकिन सेकंड, आप यानी कि फर्स्ट ईयर में आपने सीखा होगा कि जब आपने काफी सारे डिजाइन, आकृति, या फिर मैं एक सिंपल वर्ड का यूज करूंगा, परिमित क्षेत्र, परिमित क्षेत्र कह देंगे, या फिर आप सीमित क्षेत्र कह दो, वही बात है, सीमित क्षेत्र, ठीक है। बाउंडेड रीजन की मैं बात कर रहा हूं, या बाउंडेड रीजन की बात कर रहा हूं। अब एक बात बताओ, समाकलन में आपने सबसे ज्यादा जो चीज नोट करी है वो है इसकी लिमिट। अगर समाकलन की लिमिट अगर हमें दे रखी होगी ना, तो हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन आराम से निकाल सकते हैं, उसका समाकलन आराम से निकाल सकते हैं। तो वही बात आपके एरिया पर लागू होती है। मैं जो वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं ना, बाउंडेड, परिमित, यूज जो कर रहा हूं मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर कोई भी आकृति मान लो, जैसे मान लो कि ये हमारे पास में एक आयत है, रेक्टेंगल है, अगर इसका बाउंडेड रीजन नहीं होगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट नहीं होगा, और हमें दिया हुआ नहीं है, सपोज करो यहां से x बराबर 1 से लेकर x बराबर 3 आपको दे रखा है, तो इसकी इनिशियल लिमिट, प्रारंभिक सीमा, और अंतिम जो फाइनल पॉइंट आपका है वो आपको दे रखा है, तो हम इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, x बराबर 1 से लेकर x बराबर 3 उसकी लिमिट को पुट कर देंगे, लिमिट को पुट कर देंगे। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे मान लो कि अब ये हमारे पास में एक आयत है, और इस आयत को अगर मैं बीच में से ब्रेक भी कर दूं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ भी दे, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे आयत में से एक छोटा सा पार्ट लेंगे, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट लेकर हम क्या कर देंगे, उसके ऊपर लिमिट को अप्लाई कर देंगे, और लिमिट को अप्लाई कर कर पूरे रेक्टेंगल, पूरे आयत का हम क्या निकाल देंगे, एरिया फाइंड कर देंगे, उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो कुल मिला के बात क्या हुई कि समाकलन कब काम आता है, जब हमें उसका एरिया निकालना होता है, या फिर अगर हमें एक छोटा रीजन दे रखा है और छोटे रीजन की सहायता से, लिमिट की सहायता से, लिमिट को पुट कर कर हमें बड़े एरिया को फाइंड करना होता है, वहां पर यूज करते हैं हम इंटीग्रेशन का। अब इस बात का पता शायद ही बच्चों को होगा, लेकिन जो बच्चे लाइव देख रहे हैं उन बच्चों को शायद पता होगा, लेकिन जो बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे उनको इस बारे में नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। यह अपने टॉपिक से बिल्कुल अलग है, सम्मिश्र समाकलन से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि सम्मिश्र समाकलन तो सीख लेंगे, लेकिन ये समाकलन तो बताओ इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले उनको सोल्व करना अलग बात होती है, लेकिन समाकलन का अगर बेसिक
फिजिकल मीनिंग की बात करें ना, तो वो फिजिकल मीनिंग ये होता है। ठीक है। अब जैसे अब इसी के अंदर मैं इसको अप्लाई करने की कोशिश करूं, मान लो अब जैसे जेड नोट हमारे पास ए है और ये बी हमारे पास। अब आपको पता है कि इनके बीच की जो ये पार्ट डिवाइड कर रखे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, सेम है। हम क्या करेंगे, कोई सा भी एक पार्ट ले लेंगे और उसके लिए अपन क्या करेंगे, लिमिट को पुट कर देंगे, और लिमिट को जैसे पुट करेंगे, साफ सी बात है पूरे रीजन के लिए, पूरे बाउंडेड रीजन के लिए आपका इंटीग्रेशन का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लिखने की कोई वैसे रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और सारे बच्चे जो हैं, दिशांत, प्रियंका, शिवानी, विकास, प्रिया, और एक और बच्चा है जिसका नाम मुझे दिख नहीं रहा यहां से दूर से, राजेंद्र, हाँ ठीक है, एक बार कमेंट करो। और थोड़ा बहुत आपको पहले से डार्क दिख रहा है या फिर थोड़ा अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? जो अपने पहले क्लास ली थी यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर, उससे थोड़ी सी आपको क्लास है वो डार्क लग रही होगी या फिर अच्छी लग रही होगी, कहने का मतलब ये है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैंने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन सम्मिश्र समाकलन को शुरू करने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, वो है जयपुर दिल्ली हाईवे। हमने उसको बीच में टुकड़ों में तोड़ दिया, Z1 Z2 Z3 ZK-1 ZK ZN-1 ZN, और ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट ए हो गया, ये हमारे पास और लास्ट पॉइंट हमारे पास बी हो गया। बात क्लियर? बात क्लियर? ठीक है। अब सुनो, यहां पर एक छोटी सी डेफिनेशन आती है, कंटूर। आपसे एक नंबर में डेफिनेशन एग्जाम में पूछ जा सकती है कि व्हाट इज कंटूर, कंटूर क्या होता है। एक नंबर में, ये दो नंबर में पूछ सकता है आपसे कि कंटूर क्या होगा, और कंटूर की डेफिनेशन को लिखकर उसका एक डायग्राम बनाओ। तो प्यारे बच्चों, ज्यादा आपको नहीं उलझाएंगे, सिंपल तरीके से मैं लिख दूंगा कि नियमित चाप प्लस में सतत बराबर कंटूर। क्या समझ में आया? रेगुलर आर्क प्लस में कॉन्टिन्यूअस बराबर कंटूर। अब यहां पे मैंने एक लाइन लिखी है सिंपल, छोटी सी, कि नियमित चाप प्लस में सतत बराबर कंटूर, रेगुलर आर्क प्लस में कॉन्टिन्यूअस बराबर कंटूर। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई डिजाइन रहेगी, कोई आकृति रहेगी, अगर वो रेगुलर रहेगी, रेगुलर आर्क रेगुलर चापों से मिलकर बनी हुई होगी, और क्या है, बीच में से ब्रेक डाउन नहीं होगी, बीच में से टूटेगी नहीं, तो वो जो आकृति रहेगी, वो जो डिजाइन रहेगी, उसे हम कंटूर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम कंटूर कहते हैं। अरे तो यही तो है कंटूर। अब देखो, रेगुलर आर्क की मैं बात कर रहा हूं, Z1 Z2 Z3 Z3 Z4, आगे ZK-1 ZK ZN-1 ZN, यानी कि इसके अंदर क्या है, लगातार जो आर्क आ रहे हैं वो आ रही है, उसके साथ साथ में ये बीच में से कहीं पर भी देखो ब्रेक डाउन नहीं हो रहे ना, इस प्रकार बीच में से थोड़ी टूट रहे हैं, यानी कि नहीं टूट रहे। इसका मतलब दोनों जो कंडीशन है, कंटिन्यूअस और आर्क वाली कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो डायग्राम आपका बनेगा, ये बनेगा किसका? कंटूर का बनेगा। तो आप लिख भी सकते हो कि कंटूर वह आकृति होती है जो नियमित चापों व सतत चापों से मिलकर बनी हुई होती है, उसे हम कंटूर कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? रेगुलर आर्क एंड कॉन्टिन्यूअस दोनों अगर कंडीशन फॉलो करेगा तो वो आपका डिजाइन बन जाएगा कंटूर का। ठीक है, लिखो एक बार आप। और इसके अलावा एक और बात सुनो, इसको लिख लेना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, वैसे हम कहां जा रहे हैं भग के। सेकंड जो है ना, इसके अंदर एक छोटा सा डेफिनेशन और आती है, वो आती है संवृत कंटूर। संवृत कंटूर, क्लोज कंटूर। प्यारे बच्चों, क्लोज कंटूर, संवृत कंटूर क्या होगा? अब आपको देखो इतना तो पता है, आप पे इतना तो
समझ चुके हैं, सीख चुके हैं कि कंटूर का मतलब तो दो चीज तो होंगी, उसमें आर्क भी होंगे, उसमें चाप भी होंगे, और सेकंड चीज है कि वो कंटिन्यूस भी होंगे। दो चीज तो ठीक है, लेकिन क्लोज कंटूर का क्या मतलब होता है? अरे सिंपल सी बात है यार, ये आपका गोला बन गया। गोला अच्छा नहीं बना, ठीक है, गोला नहीं तो सर्किल बना दो, ठीक है। अब यहां पे ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है जेड नोट, Z1 Z2 इस प्रकार मैं बनाता गया, और मैं घूम फिर के वापस कहाँ आ गया, जहां से मैं गया था वहीं पर घूम कर आ गया। तो आप इसको बना भी दो कि जेड नोट हमारे पास Z1 है, Z2 है, Z3 है, ठीक है, फिर जेड के माइनस का 1 है, फिर जेड के है, फिर जेड एन माइनस का 1 है, और ये आपका जो जेड नोट है यहीं पर आपका आएगा जेड एन, क्योंकि जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वही इसका फाइनल पॉइंट रहेगा। इसे कहते हैं अपन क्लोज्ड कंटूर, संवृत कंटूर। तो दोनों की डेफिनेशन को तो देखो मैं लिखवाऊंगा नहीं, डेफिनेशन आपको लिखनी भी नहीं है, सिंपल करके ये दोनों वर्ड लिखो और उनके नीचे ये उतार लो। किसी को लिखना है तो लिख सकता है, इसका एग्जाम्पल आपको सामने दिख ही रहा है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो आपके सामने है। तो एक बार पूरा नोट डाउन करेंगे, और किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो वो मुझे बता सकता है। अरे अभी तो स्टार्टिंग है यार, अभी तो मैं बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आपका बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी तो और आगे पढ़ेंगे, थोड़ा और मजा आएगा अभी तो। और नई यूनिट स्टार्ट करिए ना, तो देखो रेगुलर पढ़ते रहो साथ साथ, तभी मजा आएगा, नहीं तो फिर बाद में आप कहोगे सर हमारे बीच में लेक्चर छूट गया, वो है वो है। इसलिए बढ़िया तरीके से साथ साथ पढ़ते रहो, और मस्त मजा आ जाएगा, और तो क्या है। हाँ भाई, लिख लिया सभी ने? लिखते ही बोल देना भाई, फिर आगे चलेंगे अपन। चलो भाई, अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं मैं ना, ये काम की चीजें हैं। कंटूर क्या होता है, और संवृत कंटूर, क्लोज कंटूर क्या होता है, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। चलो भाई, आज की क्लास कंप्लीट बेसिक के ऊपर रहेगी, और कल अपन आते ही सवाल करना स्टार्ट कर देंगे। तो आज आराम से पूरा ये सेकंड यूनिट है उसका बेसिक सीखो, और फिर कल अपन आके सवाल करेंगे। सवाल तो देखो करेंगे ही, हमारा काम सवाल करने का ही है, लेकिन देखो बेसिक जरूरी है, पहली बात, ठीक है। चलो, अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब सुनो, अब अपन एक छोटी सी हेडिंग डालते हैं। सम्मिश्र रेखा समाकलन। सम्मिश्र रेखा समाकलन, या फिर आप कह सकते हो, ठीक है,
या फिर मैं यहाँ पे नीचे करके लिखता हूं, सम्मिश्र समाकलन की रीमान परिभाषा। परिभाषा यहां पे आप लिख लो, इसको लिख सकते हो वैसे तो, कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन। ठीक है, एंड रीमान डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। दोनों बढ़िया तरीके से हेडिंग डालो, और ये आपके लिए वेरी वेरी क्या है, इंपॉर्टेंट। मतलब पूरी जो सेकंड यूनिट है वो टिकी हुई है, सम्मिश्र रेखा समाकलन, कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन और सम्मिश्र समाकलन की रीमान परिभाषा। मतलब दोनों क्या है, एकदम सेम है। ठीक है, और किसी भी नाम से बोल सकता है कोई भी, उसमें आपको बिल्कुल कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप ये हेडिंग डालो, और हेडिंग डालकर आपको बढ़िया तरीके से लिखना है। और मेरी बात सुनो, आज मैं किसी भी बच्चे से नोट्स मांग सकता हूं, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के, क्योंकि जो मैंने पीडीएफ अपलोड करी थी ना आपको, वो पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में थी। तो उसमें क्या है कि आपको पता है, बच्चों के पास पीडीएफ जब जाएगी ना तो काफ़ी ज़्यादा पेज उसके अंदर हो जाएंगे। तो मैं किसी बच्चे से हिंदी मीडियम की भी और इंग्लिश मीडियम की दोनों की सेपरेट पीडीएफ मांगूंगा। तो आप पीडीएफ बना के मुझे भेज देना, और ताकि मैं क्या, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को अलग दे दूं और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पीडीएफ में अलग दे दूं, ताकि उनके जो पेज का है वो लफड़ा कम रहे। नहीं तो बच्चे क्या देख के घबरा जाते हैं कि सर एक यूनिट में 100 पेज 150 पेज हो गए क्या। ठीक है, इसलिए तो प्यारे बच्चों, सम्मिश्र रेखा समाकलन, सम्मिश्र समाकलन की रीमान परिभाषा क्या होती है, थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, पूरे यूनिट के अंदर यही इंटीग्रेशन काम आएगा, और आपसे एग्जाम में इसी प्रकार पूछेगा कि इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू में जो भी फंक्शन आपको दे रखा होगा। ठीक है, यहां पे लगाओ आप लिमिट एन टेंस टू आपका इन्फिनिटी, यहां पे लगाओ समीशन के बराबर 1 से लेकर और एन बराबर के, या फिर के बराबर एन कर लो, बात बराबर ही है, के बराबर एन। चलो, उसके बाद यहां पे आप अंदर लिखो एफ ऑफ जाई के। अब आप ये क्या कहोगे, सर ये क्या आ गया। उसके बाद आप लिखो यहां पे जेड के माइनस का जेड के माइनस का 1। हाँ भाई, और घबराना मत। ठीक है, ये कोई समझाने वाली चीज नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो मैंने याद किया है इसको। ठीक है, और आपको भी याद ही करना है। अब यहां पे बात आती है इसको समझाने की। चलो इधर आ जाओ फटाफट से, फटाफट सारे बच्चे इधर आएंगे, सभी का फोकस यहां पे होगा। इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड, तो यहां पे ये मैंने जो सी लगाया है नीचे की तरफ, ये क्यों लगाया है, कोई बता सकता है मुझे, कमेंट करके बताओ फटाफट से। यहां पे जो मैंने नीचे सी लगाया है ये क्यों लगाया है, फटाफट दिशांत, प्रियंका, राजेंद्र, शिवानी, विकास, प्रिया कमेंट करेंगे कि ये मैंने नीचे सी क्यों लगाया है। तब तक क्या है, मैं उधर कुछ बदलाव कर देता हूं, तब तक कमेंट करो। ठीक है, मैं देख रहा हूं आपका क्या आईक्यू लेवल है। फटाफट लिखो, वैसे मैं समझाऊंगा इसको भी जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। कुछ समझ में आ रहा है, ये मैंने यहाँ पे सी बीच में नीचे क्यों लगाया है मैंने यहाँ पे। इसमें कुछ नहीं है, आप सोच रहे हो कि यार ये कैसे याद करेंगे, 1 मिनट का काम है। ठीक है, बाकी आप कॉन्सेप्ट वाली बातों को पकड़ो, वो क्या है, वो सी क्यों लिखा हुआ है वहां पे, किसी ने कमेंट नहीं करा अभी तक तो। नहीं पता क्या, हाँ भाई किसी को नहीं पता। राजेंद्र कह रहे हैं कि सर कॉम्प्लेक्स के लिए लगाया है, और कोई।
और कोई? दिशांत, प्रियंका, शिवानी? चलो ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगर आपको कमेंट आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूं आपको। सुनो, यहां पे जो सी लगाया हुआ है ना, इसका मतलब होता है क्लोज कंटूर। अभी डेफिनेशन लिखवाने का और बताने का यही मकसद था कि अगर ये सी के बारे में कोई पूछेगा मेरे से और मैं बताऊंगा कि यार ये कंटूर है, तो आप कैसे मान लेते? आप ये कहते कि सर कंटूर क्या होता है, क्लोज कंटूर क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है, तो हम कैसे मान लें? तो मैंने पहले आपको कंटूर बताया, कंटूर क्या होता है, उसके बाद क्लोज कंटूर बताया, तब समझ में आपको आ गया। अब मैंने तुरंत बोल दिया यहां पे कि ये क्लोज कंटूर होगा, ठीक है, तो बस सीख लो। उसके बाद आगे की जो ये देखो, ये आपको याद करना है, ठीक है, वो सिंपल सी बात है, लेकिन कैसे करना है वो भी बता रहे हैं अपन। देखो, लिमिट आपके पास ये क्या है, एच नहीं है ये एन होगा, कहीं आप इसको एस समझो, एन टेंस टू इंफिनिटी, के बराबर 1 से लेकर के बराबर एन। एफ जाई के, ये क्या है जाई, अब क्यों लिया है बताता हूं, जेड के माइनस का जेड के माइनस का 1। वैसे याद करोगे, रट लोगे तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सिंपल तरीके से याद कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनना ध्यान से। मैंने थोड़ी देर पहले रीमान समाकलन का नाम क्यों लिया था? मैंने रीमान समाकलन का नाम इसीलिए लिया था क्योंकि वहां पर हम जब ये डायग्राम बनाते हैं ना, तो इस पूरे डायग्राम के अंदर हम केवल और केवल जो काम करते हैं, मतलब है जो काम करते हैं वो काम करते हैं ओनली इंटरवल आई के लिए। देख लेना आप, अगर किसी की भी भाई ऐसे इच्छा है कि यार मुझे तो पता नहीं है क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं थी, मैंने रियल एनालिसिस की बहुत अच्छी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पे जाना, और वहां पर यूनिट नंबर 4 की जो लेक्चर है, लगभग 50 लेक्चर के समथिंग आपको मिलेंगे, वहां जाकर स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर देख लेना, आप पूरा समझ जाओगे कि ये जो कहानी बन रही है और ये कैसे बनी और क्यों बनी, ठीक है। और वहां पर हम काम करते हैं आई के इंटरवल के लिए, और यहां पे आई के इंटरवल जो है उसमें आपको पता ही है कि आपका एक पॉइंट है जेड के, ठीक है, उससे छोटा पॉइंट कौन सा है, जेड के माइनस का 1। और ये जो आप बीच बीच में नाम ले रहे हो ना, जाई के, जाई और के, ये इनके बीच का कोई एक पॉइंट है। अब कई बच्चे क्या कह रहे हैं मेरे से कि सर ये जाई के क्या है और इसको क्यों यूज किया गया है यहाँ पे? अरे कुछ भी नहीं है, ये कोई बीच में कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, लेकिन आपको पता है साइंटिस्ट का दिमाग तो वैसे खराब रहता है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी मान लूं, जैसे मान लो मैं मान लेता हूँ एच के टी एफ, कुछ भी मान लूं यहाँ पे, मैं मान सकता हूँ, लेकिन वही बात है ना, डेफिनेशन को थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये ऐसे वर्ड यूज कर लेते हैं। लेकिन मुझे बताओ यहाँ पे अगर हम जाएगी के लगे कुछ भी यूज कर लो, ए बी सी डी, आपके पास पूरे 26 अक्षर पड़े हुए हैं, कुछ भी यूज कर लो, ठीक है, सिग्मा गामा जो भी आप पढ़ते आ रहे हो सब यूज कर सकते हो यहाँ पे। हालांकि सिग्मा का मत करना, सिग्मा मैंने यूज कर लिया यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया, और मैंने कुछ नहीं करा, ये सारा काम किया है भाई साहब रीमान भाई साहब ने, रीमान ने इसकी डेफिनेशन दी, हमने सीखी, हमने समझ ली, देख लो आराम से। तो ये पे क्या है, एफ जाई के। अब आपको पता है जाई के क्या है, मैंने बता दिया ना, जाई के है वो आई के इंटरवल। अब आपको बताए ये जो अपना आई एथ इंटरवल है, इसमें जेड के और जेड के माइनस का आएगा, और जेड के माइनस इंटरवल के बीच के अंदर आता है आपका जाई के एक पॉइंट है, और मल्टीप्लाई में क्या है आपका जेड के माइनस का जेड के माइनस का 1, ठीक है। एक छोटी सी बात पूछूं आपसे, अगर मैं आपसे ये कहूं कि लेंथ ऑफ इंटरवल आई के अंतराल का अगर मैं लेंथ पूछूं, उसकी लंबाई की पूछूं, तो आप क्या बताओगे? शायद आप नहीं बता पाओगे, आपको क्या पता, लेकिन जिसने सेकेंड ईयर में रियल पढ़ रखी है ना अच्छे तरीके से, उसको पता होगा कि लेंथ किस प्रकार निकालते हैं। इधर आओ एक बार, ये मेरे पास क्या है जेड नोट, ये मेरे पास जेड 1, अगर मैं इसके बीच के इंटरवल की बात करूं तो इंटरवल का नाम क्या होगा, आपको पता है आई नोट। फिर यहां पे बात करता हूं तो मैं I1। अब आपको पता है इंटरवल जो अपन निकालते हैं ना, तो इंटरवल की अगर मुझे लेंथ निकालनी है, उसकी लंबाई निकालनी है ना, तो जैसे ये अगला पॉइंट है,
अगले पॉइंट में से मैं अगर पिछला पॉइंट माइनस कर दूंगा तो ये उसकी लेंथ निकल के आ जाएगी। तो फॉर्मूले में अगर मैं ऐसा लिख दूं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी के बराबर 1 से लेकर के बराबर n, एफ जाई के मल्टीप्लाई में लेंथ ऑफ आई के भी मैं लिख दूं ना, तो मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कई जगह बुक्स में अगर ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा तो बच्चे कहेंगे कि सर आपने तो गलत लिखवाया था। तो बस उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। तो बस ये डेफिनेशन आप लिखो, रीमान परिभाषा, ये वाली परिभाषा लिख लो, ठीक है। और एक चीज याद रखना जो मैं यहाँ पे बस बना के लिख रहा हूं सिंपल तरीके से, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, बस इसको याद कर लेना। याद करने की जरूरत नहीं है, बस केवल इतना याद रखना कि हम अगर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन सम्मिश्र समाकलन को शो करेंगे ना तो इस प्रकार करेंगे। और यहाँ पे सी है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, यहाँ पे सी है कंटूर। और कभी मतलब आपको देगा मान लो एग्जाम के अंदर तो बोल देगा वो कि एक क्लोज कंटूर है या फिर सिंपल कंटूर है, वो बात की बात है, लेकिन सी यहाँ पे क्या है, आपका कंटूर है। तो मेरे प्यारे लाडलो फटाफट से इसको उतारो और नोट करके फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत समस्या तो होगी नहीं क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करा अपन ने, लेकिन फिर भी कोई समस्या हो तो मुझे बताओ कमेंट करके, फिर मैं आगे चलता हूं। फिर मैं आगे चलता हूं, फटाफट लिख लो इसको। और इस प्रकार डेली लाइव क्लास लोगे तो मजा आएगा, ठीक है। हाँ भाई, तो एक बार फटाफट लिख लो आराम से। और आपके मन में कोई प्रश्न जनरेट हो रहा है तो वो भी बता सकते हो आराम से, आप बैठे हैं हम यहीं पे। हाँ भाई, डन है सभी की तरफ से। चलो ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे इसको मैं मिटा रहा हूं पूरे को। ये डायग्राम जो है ना, डायग्राम मैंने बनाया है, इस डायग्राम को बस आप तरीके से सीख लेना।
बाकी मेरे हिसाब से और कोई समस्या आपको होगी नहीं, बस डायग्राम को सीख लेना आप। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब ये यहाँ पे जो मैंने अभी अभी इंटीग्रेशन बताया था आपको थोड़ी देर पहले ही, क्या इंटीग्रेशन था? इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड। ठीक है, इसको हम कितने नामों से जानते हैं एक बार आप सीख लो, क्योंकि एग्जाम में या फिर क्वेश्चन के अंदर जब अपन बात करेंगे आगे, तो इसके दो तीन नाम आएंगे, और सवाल में जब पूछेगा आपसे तो आप क्या कहोगे, सर अभी पीछे हमने पढ़ा था इसका नाम कोई और था, अभी कुछ और बोल रहा है। तो वो नाम में कंफ्यूजन आपको नहीं हो, इसीलिए इसके नाम अपन सीख लेते हैं, किस किस नाम से इसको पुकारा जाएगा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब क्या है कि ये एफ जेड डी जेड, अभी मैंने बताया था कि ये एक क्या है, सम्मिश्र रेखा समाकलन है। क्या है? सम्मिश्र रेखा समाकलन, इसके नाम से अभी पुकारा था इसको। ठीक है, कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल बोल दो या फिर इंटीग्रेशन बोल दो, बात बराबर। सेकंड, सेकंड हमारे पास ध्यान देना कि ये सी मैंने क्या बताया था आपको, सी हमारे पास कंटूर, और आपको बताया कंटूर जो मिलकर बना हुआ है वो चाप, या फिर आप बोल सकते हो वक्र। ठीक है, करो बोल दो या फिर आप आर्क बोल सकते हो। ठीक है, तो कंटूर बोल दो, चाप बोल दो, वक्र बोल दो, कर्व, आर्क, कुछ भी बोलो, लेकिन बात घूम फिर के यही आएगी, सी। ठीक है, तो सेकंड जो यहां पे नाम होगा वो होगा सी के अनुदिश, सी के अनुदेश सम्मिश्र समाकलन, सम्मिश्र समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ अलोंग सी, आगे लिख दो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ऑफ अलोंग सी, या फिर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन अलोंग सी भी लिख देना। चलो, अब मैं यहां पे देखो सिंपल से सुनो मेरी बात। सी के अनुदिश सम्मिश्र समाकलन, एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर आप ये तो बता रहे हो कि सी के अनुदिश सम्मिश्र समाकलन कर देंगे, लेकिन ये तो बताओ किसका करेंगे, किसका करना होगा इंटीग्रेशन। अरे जो भी आपका फंक्शन दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर, जो फंक्शन एफ जेड होगा जो आपको गिवन होगा, उसी का सी के रेस्पेक्ट में अलोंग अनुदिश कुछ भी बोल दो, उसका सम्मिश्र समाकलन करेंगे, तो उस नाम से हम जानते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो नाम आएगा ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा मुझे। कैसे? उसके अंदर लगता है कॉन्सेप्ट, उसके अंदर लगेगा कॉन्सेप्ट। कैसे? देखो प्यारे बच्चों, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था जेड नोट, जेड नोट से कहां तक चले अपन, जेड एन तक। आपको पता है जेड नोट का मान कितना है, ए, और जेड एन का मान कितना है, बी। अब ध्यान सुनना, सी के सापेक्ष लिमिट सीमा ए से बी तक परिमित समाकलन। अब आपको पता है कि ये जो मैंने यहां पे लिमिट सीमा का यहां पे यूज किया है, तो सीमा यहां पे किसी का नाम नहीं है, मैं मैथ वाली सीमा की बात कर रहा हूं। तो यहां पे जो लिमिट होगी ना, उस लिमिट की मैं बात करता हूं ए से बी। तो आपको पता है ये जो ए है ये बी है, आप रट मत लेना, बच्चों की गलत आदत रहती है कि वो क्या करते हैं, चीजों को रट लेते हैं। अरे तो यहाँ पे जो ए और बी होगा ना, ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के ऊपर, कि क्वेश्चन के अंदर जो आपको लिमिट दे रखी होगी ना वही यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये जो आप पे सी अपने पास कर्व है, चाप है, आर्क है, कुछ भी है, अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में लिमिट को अप्लाई करूंगा तो ए से लेकर बी लिमिट अप्लाई करूंगा, और ए क्या होगा बी क्या होगा वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हो बाउंडेड इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट ए टू बी अलोंग सी। ठीक है,
बाउंडेड इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी अलोंग सी। ठीक है, या फिर आप हाँ इतना सही है, परिमित समाकलन। या फिर आप अगर यूज करना चाहो तो एक वर्ड बीच में और यूज कर सकते हो, कौन सा है वो आप समझ गए होंगे, परिमित सम्मिश्र समाकलन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बाउंडेड इंटीग्रेशन। देखो लैंग्वेज है, नाम आप किस प्रकार लिखते हो वो मुझे मतलब नहीं है, जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन बस मेरा कहना यही है कि आप समझ तो गए ना। मैंने 3 नाम बताए, पहला नाम है आपका सम्मिश्र रेखा समाकलन, कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रल। उसके बाद इसको हम बोल सकते हैं सम्मिश्र समाकलन के नाम से बोल सकते हैं, और तीसरा बोल सकते हैं परिमित सम्मिश्र समाकलन, बाउंडेड इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स बाउंडेड इंटीग्रेशन। तो अब क्वेश्चन के अंदर तीनों नाम से अगर इसको बुलाया जाएगा, कंटूर सी के बारे में कुछ पूछा जाएगा, या फिर उसके बाद में हम बात करते हैं इंटरवेल आई के बारे में आपसे कोई पूछ ले, या फिर मैं बात करता हूं आपसे जाई के बारे में कोई पूछ ले आपसे, या फिर आपसे पूछ ले कि जेड के माइनस का 1, या फिर मैं पूछ ले आपसे कोई लेंथ ऑफ आई के, तो आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है आराम से बिना किसी दिक्कत के दे सकते हो। तो मतलब आज के सेशन में हमने क्या सीखा, आज के सेशन में हमने सीखा कि इंटीग्रेशन क्या होता है और उसका एग्जैक्ट फिजिकल मीन क्या होता है। ठीक है भाई, अपन मैथमेटिकल तो फॉर्मूलों से हम सीख ही रहे हैं, लेकिन उसका एग्जैक्ट फिजिकल मीन क्या होगा वो समझ में आपको आया। हालांकि ये फिजिकल मीन आपने फर्स्ट ईयर में सीख लिया था, जहां पे आपने ट्रिपल इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन सीखे थे, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा। कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं ना आपको। उसके बाद हमने यहाँ पे सीखा कि सम्मिश्र समाकलन जो है उसको समझने से पहले आपको कंटूर, क्लोज कंटूर के बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए। तो कंटूर की जो मैंने एक डेफिनेशन मैंने बताई, शानदार डायग्राम के माध्यम से बताई। उसके बाद हमने जो आपका सम्मिश्र समाकलन है या फिर सम्मिश्र रेखा समाकलन है या फिर परिमित सम्मिश्र समाकलन है, उसका एक फॉर्मूला पढ़ा था, उसका फॉर्मूला आपने याद करा, या फिर आप रीमान समाकलन भी कह सकते हो उसको। ठीक है, तो रीमान समाकलन की पूरी परिभाषा से फॉर्मूला लिख दिया था, उसके बाद मैंने इसके नाम बता दिए। तो आज का पूरा बेसिक जो है ना वो आपको याद होना चाहिए। कल की क्लास में अपन इसका यूज करेंगे और यूज करने के साथ साथ सवालों को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब किसी कोई डाउट है आज की क्लास में तो मुझसे वो कंसर्न कर सकता है, बाकी आज की इस क्लास को अपन यहीं पे समाप्त करेंगे। देखो मैं पहले कह रहा हूं हवा में मत उड़ना, हवा में उड़ोगे तो जल्दी नीचे आ जाओगे, साफ सी बात है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आराम से सीखो। पहली जो क्लास है ना बच्चे क्या करते हैं, बहुत स्पीड में लेते हैं। वो क्या सोचते हैं कि यार इसमें क्या कराया है, कुछ भी नहीं करवाया, एक पेज भी नहीं लिखवाया और 1 घंटे क्लास है। अरे यार वही तो बेसिक है यार। मकान बनाते हैं तो मकान बनाने में जो नीचे नींव होती है ना, नींव, उसको थोड़ा जमाने में, उसको सही तरीके से बनाने में काफी टाइम लगता है, क्योंकि वो पत्थरों की बनती है। और ऊपर हम मकान खड़ा करते हैं ईंट का, तो वहां पे 10 दिन नीचे लग गए और ऊपर पता चला 5 दिन में मकान खड़ा हो गया। तो नींव मजबूत करो, नींव मजबूत होगी तो मजा आ जाएगा, नहीं फिर बाद में फिर बोलोगे सर ये समझ में नहीं आया वो नहीं आया। और आपको भी पता है यार, मैं बोल तो देता हूँ कि मैं सभी बच्चों को मतलब जो भी डाउट आएगा क्लियर कर दूंगा, लेकिन यार बल्क में जब बच्चे में से क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट्सएप पे भी कहीं पर भी, तो मैं इतना भी फ्री नहीं हूँ कि मैं एक एक बच्चे का आंसर देने बैठूंगा। जो भी बच्चा पहले पूछ लेगा उसका दे देंगे आंसर। ठीक है, तो कोशिश करो कि लाइव क्लास ज्वाइन किया करो, जो भी सवाल आए मेरे से व्हाट्सएप करा करो कि सर ये क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्लास में करवा देना, ऐसा करवा देना, हम करवा देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, अब कल मिलते हैं। चलो भाई। दिशांत कह रहे हैं कि सर मेरी कल फर्स्ट एब्सेंट हो सकती है क्योंकि मैं गांव जाऊंगा, तो मंडे को मिलेंगे। चलो बहुत अच्छी बात है, मंडे को मिल लेंगे। क्लास ले लेना, रिकॉर्डेड आई जाएगी आपके पास।
ठीक है, चलो भाई, धन्यवाद।